नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए वीडियो मेंस जो एग्जाम आपका नवंबर में, उसके मॉडल पेपर्स जो अपन बना रहे हैं, उसमें आज की जो क्लास है आपकी कंप्लीटली 5वां मॉडल पेपर आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले 4 मॉडल पेपर मैथमेटिक्स के बना चुके हैं। तो कंप्लीटली हम 24 क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए 30 नंबर के, जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे कंप्लीटली आपके पैटर्न के आधार पर। तो कंप्लीटली आपके पैटर्न के आधार पर बात कर रहे हैं, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में गणित के हैं उन सबके क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऐसे 24 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसको गौर से देखो। तो यदि 24 का 25% प्लस x का 20% बराबर 16 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले x का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं पूरी गणित में का मतलब गुणा होता है भाई। तो देखो इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। 24 का मतलब गुणा, ये 25/100 हो जाएगा, परसेंट के 100 का भाग लगेगा। इसके बाद लिखा मैंने x का मतलब गुणा होता है और परसेंट के 100 का भाग लग जाएगा, और इक्वल टू हो गया आपका 16। अब जो कट रहा हूँ वो काट देते हैं, बाकी बाद में बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो कट रहा है 25 से कितनी बार कट रहा है आपका? 25 से 4 बार। 20 से कट रहा है आपका 5 बार। ठीक है, ये कटने के बाद और भी कट रहा हो तो काट दो। कट रहा है 4 से काट दीजिए 1 बार, और ये कट रहा है आपका 6 बार, और 5 चौक 20, 6 चौक 24। ये 6 इधर जाकर 16 में से माइनस हो जाएगा, और इधर बच जाएगा आपका, देखो यहाँ ऊपर कितना बच रहा है x, यहाँ 5, तो जगह x/5 इक्वल टू इधर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 10। ठीक है, और ये 5 को इधर कैसे गुणा कर दो, x इक्वल टू x का मान आ जाएगा 50। मतलब x का मान जो निकल के आ रहा है आपके सामने वो आ गया आपका 50। तो इस प्रकार से अगर प्रतिशत का कोई आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिले जिसमें का मतलब गुणा हो और परसेंटेज न टर्न 100 का भाग लगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस करेंगे उसको गौर से देखो। ये भी प्रतिशत टॉपिक से पूछा गया है, लेकिन ये जनसंख्या से भी है। तो जनसंख्या में क्वेश्चन कैसा आता है उसके बारे में बात करेंगे आपके सामने। देखो, जनसंख्या 4 वर्ष बाद की हो चाहे कैसी भी हो, निकलती है वर्तमान जनसंख्या से। तो 4 वर्ष बाद की जनसंख्या है, 4 वर्ष बाद जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और निबल परिवर्तन आपसे पूछा है, ये बात बताने के लिए इस क्वेश्चन को करवाया है। कई बार एग्जाम में पूछा है, यह है आपका निबल परिवर्तन जो आपसे पूछा गया है। तो जब भी कभी ऐसा परिवर्तन बोला जाए निबल परिवर्तन का प्रतिशत बताइए, तो वह वर्तमान जनसंख्या आपको नहीं देता है। तो वर्तमान जनसंख्या को आपको 100 मानना पड़ता है, क्योंकि प्रतिशत 100 में से निकलता है भी। तो मान लीजिए वर्तमान जनसंख्या आपने 100 मान ली, 2 बार वृद्धि है। अगर आप नोटिस करेंगे 2 बार 20% की वृद्धि है और 2 बार 20% कमी है। तो 2 बार तो 100 में जोड़ के लिखो 120/100, और 2 बार 100 में से घटा के लिखना 120/100, और ये भी 120/100, और 2 बार 100 में से घटा के लिखो तो 80/100, और ये हो जाएगा आपका 80/100। अब जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं कि 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 ये कट गई, 2 0 और कट गई। अब 12 को 12 से गुणा करो, कितना आ जाएगा आपका 144, और 8 को 8 से गुणा करो 64, और ये 100 नीचे ऐसा कैसे। इनको गुणा करेंगे तो आएगा 9216, और जब आप 100 का भाग लगाओगे तो ये आएगा आपका 922.16। एक बात याद है ना, 2 चीज़ें ध्यान रखना आपको। पहले इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना कि वर्तमान जनसंख्या को आपको 100 मानना है, और अंत में जो आंसर आए उसमें 100 घटा देंगे अपन। अंत में जो आंसर आए इसमें से 100 रिड्यूस कर दो, मतलब इसमें 100 घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा -7.84%। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा -7.84%। ये बिल्कुल सिंपली आंसर है। तो आंसर डिनोट होगा आपका -7.84%। एग्जैक्टली आंसर। ये 4 वर्षों में जनसंख्या में निबल परिवर्तन का प्रतिशत है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, यह अनुपात समानुपात का क्वेश्चन अभी, जिसमें 3 संख्याएं दे रखी है आपको, 1:2:3 के अनुपात में। तो मान लेता हूँ मैं 3 संख्याएं दे रखी है, जो x मान लो, 2x मान लो, और 3x मान लो। मैंने x से गुणा कर दिया, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं जब 2 या 2 से अधिक राशियाँ आपको अनुपात में दे तो हमको पहले उनको x से गुणा करना होता है। तो हमने x से गुणा कर दिया, उसको x, 2x और 3x हो गया। और यहाँ बात करें प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं, तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दीजिए, इसमें 5 जोड़ दो,
इसमें 5 जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दो, तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर अनुपात हो जाता है आपका 2:3:4। अनुपात होता है आपका 2:3:4। ये अनुपात आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा संख्या ज्ञात करें, मतलब तीनों संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो भैया पहले x का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो आगे वाले दोनों को इस आगे वाले दोनों के बराबर कर देंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो पहले हम x का मान निकालेंगे, x + 5 बटा 2x + 5 और बराबर 2/3। इसको वज्र गुणा करेंगे, कैंची गुणा, इनको इससे और इन दोनों को इससे, ये कैंची गुणा करेंगे। तो चलो कर देते, 3 को इससे गुणा किया 3x, 3 को इससे गुणा किया तो कितना हो जाएगा आपका 15, यह हो जाएगा 4x और यह हो जाएगा 10। अब जब संख्या इधर से इधर जाती है या इधर से इधर जाती है तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं भैया, प्रैक्टिस वाली। तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ आपका 5 बराबर x। x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 5 आ गया, मतलब x का मान 5 निकाल दो। अब आप तीनों संख्याओं को जवाब दे सकते हैं। x का मान 5 इसमें रखोगे तो x का मान 5 आ गया, इसमें रखोगे 2 से गुणा हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसमें रखोगे 3 से गुणा हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो तीनों संख्या आपके सामने निकल के आ गई 5, 10 और 15। एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा तीनों संख्याएं 5, 10 और 15 आपका आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है और काफ़ी इजीली आप कर पाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो अनुपात समानुपात टॉपिक से था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो क्या कह रहे थे सुनो। ए, बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात दे रखा है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, तो देखो ए बी सी का मासिक वेतन दे रखा है, ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात आपको दे रखा है, यही लिख देता हूँ मैं। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, तो सी का जो मासिक वेतन है वह ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, मतलब 5 और 2 का अंतर 1200 रुपये है। तो आप कहते हैं 5 में से 2 घटाओ कितना आएगा 3, तो 3 बराबर आ जाएगा आपका 1200 रुपये, तो 1 बराबर आएगा आपका 400 रुपये। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, 400 रुपये। अब आपसे क्या पूछा, बी का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो पहले बी का मासिक निकाल लेता हूँ मैं। बी का मासिक कितना जगह 3 से गुणा कर दो दोनों साइड, ये 3 से गुणा, क्योंकि 3 बराबर ही आ गया था। तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। 3 बराबर ही तो उसका मान है आपके सामने, ये 3 बराबर ही देखो, तो 3 बराबर 1200, मतलब बी का जो मासिक वेतन है वो 1200 रुपये है। अब आपसे वार्षिक पूछा है, तो वार्षिक निकालने के लिए आप 12 से गुणा कर दीजिए। वार्षिक निकालेंगे तो 12 से गुणा कर दो, 12 12 144 हो जाएगा। 12 महीने की बात कर रहे हैं, तो आ जाएगा 14,400 रुपये। ये आ गया इसका वार्षिक वेतन। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी कम समय में और काफ़ी शानदार तरीके से देखने को मिला आपको। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं वह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपको, देखो लैंग्वेज सुनना। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 27 वर्ष थी। ये 3 वर्ष पहले की बात है अभी। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु, तो मैं कह देता हूँ 3 वर्ष पहले की बात है। 3 वर्ष पहले है ना, और 3 वर्ष पहले आयु, उनकी आयु बता रहे 3 वर्ष पहले। तो आप जानते हैं 5 सदस्य हैं, औसत 27 का है, तो 27 को 5 से गुणा कर दें, 7 पंजे 35 हासिल 3, 5 दूनी 10 13 135। ये 3 वर्ष पहले था। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आ जाए अपन तो 3-3 साल सब में बढ़ जाएगा, मतलब 15 जुड़ जाएगा। तो इसमें 15 ऐड कर देंगे 5 सदस्य में। वर्तमान में 5 सदस्यों की जो आयु है वो 150 वर्ष। अब आगे क्या बोल रहे हैं, एक और बच्चों को परिवार में सम्मिलित कर परिवार की औसत आयु 27 वर्ष ही रहती है। तो 4 वर्ष मतलब 4, ये देखो 5 सदस्य 6 सदस्य हो गए, तो 6 सदस्य हो गए तो 6 गुणा 27 नया औसत की बात कर रहे हैं हम। इधर 150 हो गया वर्तमान आपकी उम्र, और सदस्यों की संख्या 6 हो गई, 6 को 27 से गुणा करना। 6 7 42 हासिल 4, 6 दूनी 12 16 162। ठीक है, तो यूँ समझो कि वर्तमान में तो 162 है, पहले ही वर्तमान में 150 थी, और इन दोनों का जो अंतर है वो 12 वर्ष भी। तो उस बच्चे की वर्तमान आयु आपसे पूछिए, तो उस बच्चे की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो जाएगी। उस बच्चे की वर्तमान आयु जो आप निकाल पा रहे हैं वो 12 वर्ष हो जाएगी। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली आपने डिनोट कर दी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।
जो काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा रोचक ढंग से अपन ने आपको समझाया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 11 पूर्णांकों का औसत 30 है, योगफल मेथड से करेंगे भैया। 11 पूर्णांकों का औसत 30 है, योगफल हो जाएगा आपका 330, ये ठीक। आगे वाले यदि वे संख्या एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 मतलब 25 पंजे 125, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत भी 25, यह भी 125। तो छठी संख्या याद कीजिए, ऐसे पूछे मतलब छठी संख्या आपको बतानी। तो आप जानते हैं 5 और 5 10 हो जाएगा, ये भी 10 संख्याओं का योगफल है। और इधर जोड़ोगे 250 जो आ रहा है, ये भी आपका 10 संख्याओं का योगफल है। तो 11 संख्याओं के योगफल में से 10 संख्याओं का योगफल घटा दो, तो ये आ जाएगा आपका 80। तो मतलब छठी संख्या जो निकल के आ रही है आपकी, वो 80 निकल के आ रही है आपको, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये भी औसत का क्वेश्चन था, बहुत प्यारा और बहुत मजेदार, जो काफ़ी रोचक ढंग से अपन ने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपको देखो सुनो, एक धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 60 रुपये और 5 वर्ष में 2000 रुपये हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो भैया क्लियरली कह रहे हैं 2 वर्ष में 60 रुपये हो रही और 5 वर्ष में 2000 रुपये हो रही थी। जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिले तो ये 2 समयों का मिश्रण आपको दे रखा है, तो दोनों साइड का अंतर करके उतने वर्ष का ब्याज निकाल देंगे। तो 5 वर्ष 2 घटाया, ये आ जाएगा आपका 3 वर्ष, मतलब ये 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। ये लो 3 वर्ष का ब्याज लिखेंगे पहले, तो 3 वर्ष का ब्याज लिखेंगे, इसको भी अंतर करेंगे, यहाँ घटाओ तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा 240, ये 3 वर्ष का ब्याज आएगा। अब 1 वर्ष का ब्याज निकाल दो पहले आप, 1 वर्ष का ब्याज निकालना कोई बड़ी बात नहीं, 3 से काट दो 80 रुपये आ जाएगा। अब 2 वर्ष का ब्याज निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष का मिश्रण आपको दे रखा है। तो 2 वर्ष का ब्याज जो आएगा 8 दूनी 16, 160 रुपये। अब आपको 2 वर्ष का मिश्रण है और 2 वर्ष का ब्याज है, तो आप अंतर कर सकते हैं कि 2 वर्ष के मिश्रण में से 2 वर्ष का ब्याज घटा दो तो मूल राशि आ जाती है भी। तो जब जैसे ही डिक्रीज करोगे, इनको घटाओगे, तो आपका मूलधन जो है वो 1600 रुपये निकल के आ जाएगा। एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 1600 रुपये, मतलब मूलधन हो जाएगा आपका 1600 रुपये। बिल्कुल पैटर्न पे क्वेश्चन है और काफ़ी इजीली जब 2 समय का मिश्रण ज्ञात हो उस पैटर्न में दिया गया क्वेश्चन है। तो बहुत प्यारा तरीका है, बहुत रोचक तरीका है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अगर वीडियो को विदाउट स्किप के एंड तक देखा ना दोस्तों, तो मज़ा आ जाएगा आपको, और आपको वास्तव में पता चलेगा वीडियो में जो 24 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आने वाले हैं तो कैसे आएंगे और किस पैटर्न पर आएंगे, वो सारी बातें आपको पता चलने वाली है। ठीक है, ये राजस्थान में अभी 2025 में जितने भी एग्जाम हुए उनका एनालिसिस करने के बाद भी मॉडल पेपर बनाया, और मॉडल पेपर पिछले पेपर्स हैं वीडियो के, उनको ध्यान में रख के भी ध्यान में रखा है भी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो भैया 2 वर्षों के बाद तो 720 रुपये हो रही और 5 और अधिक शब्द का इस्तेमाल किया है, ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तो 5 और अधिक का मतलब है 5 2 तो पहले ही था, तो ये 7 हो जाएगा, 1020 रुपये हो जाती है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, इसमें मूलधन पूछा आपसे, कर सकते हैं। तो यहाँ से 5 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, अंतर कर दो, इधर भी अंतर कर सकते हैं पर 300 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज आएगा 60 रुपये, 5 से काट दिया, और 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 120 रुपये। ये 2 वर्ष का मिश्रण है, ये 2 वर्ष का ब्याज है, और घटाओगे तो मूलधन आ जाएगा आपको 600 रुपये। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपन पे। तो सेम टू सेम पैटर्न में क्वेश्चन दिया, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इससे पहले चतुर्श्रेणी एग्जाम में अच्छे पूछे गए, जिनकी जो पॉसिबिलिटी है वो इस प्रकार की थी भी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोला लैंग्वेज में, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 10,648 रुपये तथा 2 वर्षों में 9,680 रुपये हो जाती है, तो प्रति वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दर निकालने का जो तरीका अपने पास वो बिल्कुल सिंपल है। जब लगातार समय का मिश्रण दे रखा हो और आपसे दर पूछे, तो यहाँ लगातार समय भी है 2 वर्ष और 3 वर्ष, इनको लगातार बोला जाता है। ठीक है, उल्टा बोलते हैं भले, लेकिन दोनों मिश्रणों का अंतर बटा पहला मिश्रण। जब लगातार बोला जाएगा तो उसमें पहला मिश्रण ई आएगा। ठीक है, तो दोनों मिश्रणों का अंतर बटा पहला मिश्रण, तो दोनों मिश्रणों का अंतर कर लेते हैं अपन, मतलब माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखो 8 में से 0 घटाओ तो 8 आएगा,
4 में से 8 निकटेगा 14 ले लो 6 आ जाएगा। फिर 5 बचा, 5 में 6 निकटेगा 15 9 आएगा, और फिर 9 में से 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा। और पहला मिश्रण आपका यही है 9680 और गुणा 100। ये दर निकालने का तरीका होता है, दर होती है दोनों मिश्रणों का अंतर बटा पहला मिश्रण इंटू 100। सुन लेना अच्छे से, दोनों मिश्रणों का अंतर बटा पहला मिश्रण इंटू 100। और पहला मिश्रण हमेशा वो होता है जो शुरुआत हो, जैसे 2 3 3 2 नहीं होता तो 2 वर्ष का दे रखा है वो, देखो आगे वाला ये पहला मिश्रण है। हमें 0 से 0 आपने काट दी, ये सेम संख्या इसलिए कट गई। यहाँ बचा आपका 10, तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर आ रहा है। तो आंसर आ गया आपका प्रति ब्याज की वार्षिक दर वो आ जाएगी आपके 10%, मतलब आंसर आ गया आपका 10%। बिल्कुल सिंपली और रोचक तरीके से और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, उसको लैंग्वेज में सुनना। किसी वस्तु को 565 रुपये में बेचने से जो हानि होती है उस वस्तु से 10% कम है जो उसे 850 रुपये में प्राप्त होती है ना। तो देखो वह उस वस्तु लाभ से कम होती है जिसमें 8 रुपये होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया हानि लाभ से 10% कम है, क्लियरली बोला है। देखो हानि उस लाभ से 10% कम है, मतलब हानि लाभ से कम है। तो ऐसा कह सकते हैं अपन, हानि लाभ से 10% कम है, मतलब हानि और लाभ में 10% का अंतर है भैया। कितना परसेंट का अंतर है बताओ, 10% का, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो हानि में से है ना लाभ घटाओ, हानि लाभ से 10% कम है। कितनी कम है बताओ, 10%। अब 10% का मतलब तो आप जानते हैं 10/100 होता है, इतनी कम। और आप जानते हैं हानि क्या होती है, मान लो क्रय मूल्य x है, तो क्रय मूल्य पूछा है आपसे, तो मैंने क्रय मूल्य को x मान लिया। अब क्रय मूल्य x से हानि बराबर क्या होता है आपका, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो पहला विक्रय मूल्य क्या है 565, x माइनस 565 ये हो जाएगा। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आपको 850 रुपये और माइनस x बराबर हो जाएगा, कट जाएगा तो 1/10। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे अपन, अंदर जाएगा ये, तो x माइनस 565 850 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x रेक्स 2x हो गया, ये तो x रेक्स 2x हो जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और इनको इधर गुणा भी कर सकते हैं चाहो तो आप, ताकि इधर आपको भाग नहीं लगाना पड़े, ये सोल्व नहीं करना पड़े। तो देखो चलो पहले कर देते हैं अपन माइनस का, जोड़ो इनको, 5 11 का 1 हासिल 1, ये 14 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है, अब 10 को इधर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20x माइनस इस प्रकार से बराबर 1 हो जाएगा। ये इधर अपन जोड़ देंगे, वो 1 जाके इधर आ जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका 20x बराबर 14,151। अब इसका लगभग आंसर निकाल सकते जितना आपका निकल रहा है, तो आप लगभग जवाब दे सकते हैं। अगर 10 का भाग लगाओगे तो ये 1415 के आसपास आ जाएगा, और 200 काटोगे तो ये आ जाएगा लगभग आपका 807 के आसपास। तो एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी आपका लगभग जवाब देना है आपको, तो लगभग जवाब दे सकते हैं इसका ना। तो लगभग जवाब इनमें से जो मिल जाए वो दे सकते हैं आप, क्योंकि 1/10% मतलब 10% कम का मतलब 1/10 ही होता है, तो वो अपन ने निकाला क्वेश्चन में। ठीक है, वो निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आप बस लगभग जवाब दे देना, अगर 900 के लगभग बराबर आ रहा है तो ये जवाब दे सकते हैं आप, है ना। तो इस प्रकार से पॉसिबल। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाए, यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाए और 20% लाभ से हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया हमेशा कहते हैं अपन लाभ हो तो सम जोड़ के लिखो और हानि हो तो सम से घटा के लिखो। तो यहाँ लाभ हो रहा है, देखो है ना, तो लाभ हो रहा है तो 120% हो जाएगा ये लो। वहाँ भी लाभ हो रहा है तो 115% हो जाएगा, और इन दोनों का जो अंतर है वो आपको 27 रुपये दे रखा है अभी। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, ये हो गया आपका 5% बराबर 27 रुपये, 1% बराबर 27/5 रुपये, और कुल मूल्य जो है आपका वो क्रय मूल्य 100% होता है। 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, ये लो 100 से इधर भी गुणा कर दिया, 5 दूनी 10 20 बार, और 27 दूनी 54, 540 रुपये आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाए। तो एग्जैक्टली जो आंसर आपका निकल के आ रहा है
वो 540 हो जाएगा, मतलब 540 रुपये हो जाएगा। बहुत प्यारा और लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है लाभाने का, जिसकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में काफ़ी अच्छी है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, इसको गौर से देखो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 नंबर क्या कहता है, देखो सुनो। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 पुरुष या 6 लड़के, या का मतलब होता है भैया बराबर, और का मतलब होता है प्लस, इसका मतलब इक्वल टू, इसका मतलब हो जाएगा आपका प्लस। तो 4 पुरुष या 6 लड़के, तो मैं कह सकता हूँ 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ये 20 दिन है, कर सकते हैं, ठीक है। तो क्षमता निकाल लेते हैं पहले। तो 2 से काट दीजिए पहले, ये 2 बार, ये 3 बार, 2 को नीचे घुमा दो, 1 पुरुष बराबर 3/2 लड़के, ये निकाल दिए। ये जरूरी था क्योंकि सबको या तो पुरुष के रूप में बढ़ाओ या सबको लड़कों के रूप में बढ़ाओ, ये जरूरी है। आगे बोला 6 पुरुष तथा 11 लड़का उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 6 पुरुष प्लस 11 लड़के इतने दिन में करेंगे। तो पुरुष की जगह 3/2 लड़के रख देते हैं अपन, 3/2 लड़के रख देते हैं, 11 एल ऐसे ऐसे। अब 2 से काट दो 3 बार, 3 3 9 लड़का और 11 लड़का, ये हो गया 20 लड़के। अब क्वेश्चन कंप्लीट है वही M1 D1 वाले तरीके से। देखो 6 लड़के कर रहे हैं 20 दिन में, लड़कों के रूप में बढ़ा लिया। 6 लड़के 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 लड़के कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो लड़के से तो लड़के कट गया, 20 से 20 कट गया, तो आंसर आ गया आपका 6 डेज, मतलब 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे बताओ, 6 दिन। तो बहुत प्यारा तरीका है, अच्छा तरीका है। या तो सबको लड़कों के रूप में बना लो या सबको पुरुषों के रूप में बना लो। और फिर M1 D1 बराबर M2 D2, तो आप जानते ही M डेज का WR वो पॉसिबल है, जो अपन बताते हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं उसको गौर से देखो। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखो A, B और C किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। A, B का दुगना काम कर सकता है। देखो तीनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। देखो समता वाला क्वेश्चन है, कार्य समता वाला। ये A, B, C है मेरे पास। A, B का दुगना काम कर सकता है। A, B का क्या कर सकता है, दुगना। तो मान लीजिए ये 2 काम कर सकता है, तो A, B का दुगना काम कर सकता है, मतलब ये 4 कर सकता है। A, B का दुगना काम ऐसे, तो A, B का दुगना काम कर सकता है। ये कि 2 मानोगे तो इसका 4 मानना पड़ेगा, करेक्ट है, ऐसा हो जाएगा आपके सामने। और अगर मान लो 1 मानोगे 2 मानना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट ऑफ नहीं है इसलिए मैं संख्या थोड़ी बड़ी ले रहा हूँ। यदि जबकि C A और B का आधा काम करता है, C करता है ना वो A और B का आधा, मतलब इन दोनों का जोड़ है उसका आधा करता है। इन दोनों का जोड़ कितना है, 6, और 6 का आधा कितना होगा, 3, ये C करता है B। अब बताओ ये मैंने इसलिए माना था क्योंकि 1 और 2 मान लेता, 3 में 2 को भाग देने पर 1.5 आ जाता, इसलिए संख्या बड़ी मानी। ये तीनों की कार्य क्षमता आगे आपके साथ। तो A और B मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तीनों की क्षमताएं कितनी कितनी, देखो 3 क्षमता, 2 क्षमता, 4 क्षमता, तो 9 क्षमता वाले कर रहे हैं भैया 20 दिन में। कंप्लीटली 9 क्षमता वाले कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो A और B की कितनी है, 6, तो 6 क्षमता वाले कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट। 9 क्षमता वाले कर रहे हैं 20 दिन में, तो 6 क्षमता वाले कितने दिन में करेंगे। बहुत रोचक तरीका है। आप काट दो 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से काट दो 10 बार, अब होगा 30 दिन। तो एग्जैक्टली जो आंसर है आपका वो आ गया आपका 30 दिन, मतलब 30 डेज। एकदम पॉसिबल है और काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 30 दिन। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, अब इसको देखो। एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। तो यह औसत चाल ज्ञात करनी है। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखाई दे जिसमें असमान दूरी और असमान चाल हो और आपसे औसत चाल पूछे, तो निकालने का एक ही तरीका है बेटा, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले तो मैं कुल दूरी कर लेता हूँ, मैं तीनों दूरियों को जोड़ दें, मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। तो जोड़िए 3000, ये 4200 हो जाएगा। तो कुल दूरी तो आ गई भाई 4200 किलोमीटर, ये तो आ गया आपकी कुल दूरी। अब आते हैं कुल समय पे, और समय कैसे निकालेंगे। पहली दूरी में पहली चाल का भाग लगा के पहला समय, दूसरी दूरी में दूसरी चाल का भाग लगा के दूसरा समय, और तीसरी दूरी में तीसरी चाल का भाग लगा तीसरा समय। टोटल समय आ जाएगा। तो लगाइए
2500 में अगर आप 500 का भाग लगाते हैं तो लगा दीजिए, वहीं लगा सकते हैं 2500 में 500 का भाग, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 5 का भाग देगा 5 बार, तो 5 घंटे आ जाएंगे शुरुआत में। ये लो, फिर यहाँ पर काटो, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार। ये लो, यहाँ भी आप 0 से 0 काट दो और 25 दूनी 50, ये हो जाएगा। ये कुल दूरी बटा कुल समय हो गया आपका, ये ऐसा कैसा ही लिखा, और नीचे हो गया आपका 10। ये लो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये आ गया आपका 420। कितना आ गया बताओ? औसत चाल आ गई 420 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आपकी औसत चाल 420 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन नंबर 14 की औसत चाल है। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे जिसमें औसत चाल पूछे तो कुल दूरी में कुल समय का भाग लगा दो, तो औसत चाल आ जाती है भी है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वीडियो में पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया गया भी है, तो उस तर्ज पर अपन ने ये क्वेश्चन भी लिया आपके लिए। आप पेपर को पैटर्न को देखते हुए सेम टू सेम क्वेश्चन लिए अपन ने। और अगर समय चाल दूरी आपके कोर्स में दे रखा है तो नाव और धाराएं और रेलगाड़ी अपना आप आ जाती है। इस बार नाव और धारे का क्वेश्चन लेके आए अपन आपके सामने, उसे गौर से देखो। एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर तक जाने तथा उसी बिंदु पर वापस आने में 2 घंटे का समय लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, एक नाव स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा उसी बिंदु तक वापस आने में वापस आने में टोटल जो टाइम लगता है उसको वो लग रहा है आपके सामने। देखो 2 घंटे लग रहे, जाने और आने में 2 घंटे लग रहे, ठीक है। तो टोटल दूरी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 6 किलोमीटर दे रखी है आपको, ठीक है। जाने में चाल, आने में चाल, दोनों की चाल होती है आपकी, और चाल होती है आपकी x। और x का देखो अगर हम पता लगाएं आपके सामने, धारा की दिशा में चाल x वो होती है नाव की चाल प्लस धारा की चाल, है ना। तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो देखो आपको दे रखी है आपके सामने नाव की चाल तो पता है नहीं, और धारा की चाल दे रखी है आपको। तो नाव की चाल को n मान लो आप, और धारा की चाल आपको 4 दे रखी, ठीक है। और धारा के दिशा में चाल आप कहोगे तो n इसको मानना पड़ेगा, नाव माइनस धारा की चाल। ये आ गया धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। अब देखो आपको निकालना समय, धारा की दिशा में 6 किलोमीटर जाने में किस चाल से गया, इस चाल से, फिर 6 किलोमीटर वापस आया तो इस चाल से आया, जाने में लगा समय, आने में लगा समय, टोटल लगा 2 घंटे। तो नाव की चाल यहाँ से इस प्रकार से निकालनी पड़ेगी भैया। अब निकालना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस प्रकार से पॉसिबल है, और ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो सोल्व कर देते हैं अपन। अब कैलकुलेटर तो लगभग करना ही पड़ेगा देखो आपको, है ना। तो ल से ले लें और अपन काट सकते हैं, या फिर आप 2 से काट दो, पहले इनको इधर घुमा देते हैं। तो लस आएगा जी a की संख्या आएगी, और a की संख्या को जब लसल हो गया तो उसको नीचे घुमा सकते हैं इधर, है ना। तो ल से ले लेते हैं, n + 1 n - 1, और इनको ल से ले लेंगे, ये हो जाएगा n² - 16, a + b a - b हो जाएगा ये, ठीक है। तो n² - 16 हो जाएगा। और यहाँ की अगर बात करें आपके सामने प्लस आएगा तो माइनस वाले से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस वाले से गुणा करो इससे, तो 6n - 6 × 24, यहाँ प्लस वाले से गुणा करना पड़ेगा, हाँ ना, प्लस इससे गुणा करो 6n + 6 × 24 बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट दो, ये तो कट ही जाएगा, क्या ना, ये तो संख्या सेम है। अब क्या हो जाएगा 6n 12n हो जाएगा। तो एग्जैक्टली अपन ने लिखा 12n बराबर 2 × n² - 16, ठीक है। अब 2 से काट दो 6 बार, ये काट दो 6। अब एक काम करो 6n को इधर ही ले आओ ताकि उधर 0 बन जाए आपका, तो ये हो जाएगा आपका n² - 6n - 16 बराबर 0। अब n का मान इनमें से जो रख दो उससे 0 आ जाए, वो नाव की चाल आ जाएगी आपकी, बिल्कुल सिंपल सी बात। या फिर इसके टुकड़े भी कर सकते हो आप, तो टुकड़े 8 और 2 हो जाएंगे, तो क्या करोगे n² 8n + 2n, है ना, -16 बराबर 0। 2 के जोड़े बना दो, n यहाँ से कॉमन ले लो, n - 8 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये भी n - 8 हो जाएगा। अब n - 8 n - 8 तो कॉमन ले लिया n - 8, और ये n + 2 हो जाएगा। अब इससे तो माइनस मान से आएगा, इसमें प्लस में आएगा। नाव की चाल जो आएगी आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, नाव की जो चाल आएगी आपकी वो आएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ये दिखने में छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, क्योंकि पहले धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल आपको निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते थे।
तो अगर देखो आजकल स्टेट लेवल एग्जाम में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन अपन ने पुट किया आपके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अगला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से, जिसमें मासा आपसे पूछा है। मासा का मतलब होता है ओबेनिस्ट मान। दी गई संख्या में जो कॉमन आ जाए वही आपका आंसर होगा। तो 3 संख्या आपको दे रखी है। पहली संख्या थी ये आप, दूसरी संख्या ये है और तीसरी संख्या आपकी ये वाली। इनमें सबसे पहले संख्या कॉमन लेते हैं। संख्या की अगर बात करें आपके सामने 6 कॉमन आ रहा है, देखो तो 6 इसमें से भी आ जाएगा, 12 में से भी आ जाएगा, 18 में से आ जाएगा। सबसे पहले 12 में 6 ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर है, यह एक्स है और यह एक्स है, तो एक्स कॉमन आ जाएगा बाहर भी है, 6x हो गया। देखो आप जैसे ही 6x देख रहे हो तो 2 ऑप्शन में ट्राई कर रहा है अभी, एक तो इसमें और एक इसमें, बाकी 2 ऑप्शन तो वैसे आउट हो गए। ये ऑप्शन भी आउट हो गया, ये ऑप्शन भी आउट हो गया। 7 में ऑप्शन देखा करो। अब देखो और देखो आप क्या कॉमन है, x - 1 इसमें भी कॉमन है, x - 1 इसमें भी कॉमन है और x - 1 इसमें भी कॉमन है। सॉरी x - y, एक घात कॉमन है, ठीक है, x - y आ जाएगा। बस ये आंसर आपको दे भी रखा है, इसमें नहीं है, डायरेक्टली बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर हो जाएगा 6x x - y, क्योंकि कॉमन मान ही ओबेनिस्ट मान ही मासा कहलाता है। ओबेनिस्ट मान ही क्या कहलाता है आपका, मासा, मतलब कॉमन मान मासा कहलाता है। तो ये कॉमन मान अपन निकाल देगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, भिन्न का क्वेश्चन है। ये भिन्न दे रखी है, आरोही क्रम में लिखना हो तो किस प्रकार लिखना। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम होता है क्या आपका, बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर लिखना है। किसकी तरफ लिखना है बताओ, छोटे से बड़े की ओर। तो देखो सोल्व कर देते हैं अपन। अगर इसको सोल्व करेंगे 4 में भाग देंगे पहली वाले को, देखो तो 1 3 3 है ना, फिर 3 3 9, 3 3 9 चलता रहेगा। फिर 2 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 20 हो जाएगा। 2 बार जाएगा है ना, इस प्रकार से। तो अब फिर देखो तो 2 बार जाएगा, इसमें दोगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। 70 और 8 का पाड़ा बोलना पड़ेगा। 8 8 64, हासिल 6, 8 7 56। इसमें भाग दो 50 हो जाएगा, 50 में भाग दो 12 चौक 48, 4 आ रहा है तो यहाँ पॉइंट में 4 कहीं भी नहीं है, इसलिए ले सकते हैं। अब लो आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा रहेगा 0.22 आपका, मतलब 2 9। इससे बढ़ता, इससे बड़ा कौन है बताओ, 40 है ना, ये आएगा आपको। लास्ट का हो जाएगा 5/12। और इससे बड़ा कौन सा, अगर आप नोटिस करेंगे, इससे बड़ा आपका ये वाला है 7/8। और सबसे बड़ा कौन है आपका 4/3। ये आ गया आपका बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम। तो ऑप्शन में नोटिस कर सकते हैं आप 2/9, 5/15, 7/8 और 4/3। ये आपका आरोही क्रम है। एक और तरीका भी क्वेश्चन करने का, अगर आपका गैप सबसे कम आ रहा है, हंस अर्थ से बड़ा है तो वो सबसे बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी लिख देते हैं आप सबसे पहले, ये सबसे बड़ी हो गई। फिर उससे छोटी आती है जिनमें अंतर कम होता। इनमें जब अंतर देख रहे थे आप तो अंतर 1 का ही था, फिर सबसे बड़ी ये, उससे छोटी ये हो जाती, अंतर कम था। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं अपन, यहाँ देखो कितने का अंतर आ रहा है आपका, यहाँ पर अंतर आ रहा है आपका 7 का, और यहाँ पर अंतर आ रहा है आपका, देखो नोटिस करोगे तो यहाँ भी लगभग कितना 7 का अंतर आ रहा है। तो दोनों में बराबर का आ रहा था, इन दोनों को देखने के लिए अपन ने ऐसा किया, ठीक है। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर डी आपका, बिल्कुल सिंपल, क्वेश्चन नंबर 17। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हो रहा है, देखो सुनो। यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा दे रखी 1/10 मीटर है, 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं। तो भैया जब भी कभी किसी आयतन वाली क्वेश्चन या क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन कोई से भी हो, जब भी कभी आपसे संख्या पूछे तो बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में छोटी आकृति के क्षेत्रफल में भाग लगाओ तो संख्या आ जाती है भी। यह हमेशा यही करना है आपको, बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में छोटी आकृति के क्षेत्रफल का भाग लगाना है। और दोनों ही वर्ग हैं तो 4 मीटर भुजा का वर्ग है पहले, इसका क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, मतलब 4 × 4, और दूसरे का भी होगा भुजा का स्क्वायर, मतलब 1/10 × 1/10। तो आप कह सकते हैं हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 1/100। इस 100 पलटा मार के ऊपर गुणा हो जाएगा, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा 1600। तो छोटे वर्ग समा सकते हैं कंप्लीटली 1600 छोटे वर्ग समा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब 18 के बाद आ गया अगला क्वेश्चन 19 आपका, जो शंकु से लिया गया आयतन टॉपिक से। तो आयतन टॉपिक से जो पॉसिबल अपन ने लिया है वो इसका इस प्रकार से लिया अपन ने, ठीक है। तो पॉसिबल है बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको।
देखो आयतन तो दे रखा 12 से 32 घन सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है आपको, तो आयतन अच्छी तरह जानते हैं 1/3 पाई, ये पाई का मान होता है, आर स्क्वायर, आर पता नहीं, एच दे रखा 24, और ये तो आयतन का सूत्र हो गया 1232 के बराबर करना, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है। अब जो कट रहा है उनको काटना पड़ेगा भी, ये 3 से काट दो, संख्या कट रही है 7 तक 8 या 24, अब 8 से काट दो इसको, 1 8 8, 8 5 8 4 8 32, और 22 7 154 होता है अभी 7 बार, और 7 को इधर घुमा दो, तो आर स्क्वायर बराबर 49 और आर बराबर हो जाएगा 7, मतलब त्रिज्या कितनी आ गया आपके 7, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो देखो वक्र पृष्ठ बोलो या तिर्यक पृष्ठ बोलो, शंकु में बात एक ही है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भी पाई आर और एल, ये होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखो आपके सामने आपने जो लिखा था एच 24 था और आर 7 था, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एल का मान 25 आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से, और ये जोड़ा डायरेक्ट भी याद रखते हो, 7 24 25 में पाइथागोरस प्रमेय लगती है भी है, तो यहाँ पर एल का मान 25 आ जाएगा, तो मान रख सकते हैं अपन यहाँ पर 22/7 है ना, आर का मान 7 और ये आपका 25, 7 7 कट जाएगा, 25 दूनी 50, हासिल 5, 5 दूनी 50 और 5 55। मेरे जो विद्यार्थी पढ़ा होगा उसको तो ये क्लियरली पता होगा एल का मान ये आता है, और जब ये संख्या 7 होती है मैक्सिमम क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो ऐसी बनती है, अगर मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 550 आंसर तक याद रहता है मेरे विद्यार्थियों को, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 त्रिज्या के लिए इस जोड़े के लिए हमें आंसर 550 मिलता है, तो ये जोड़ा फिक्स होता है। जहाँ त्रिज्या 7 आ जाए वो सीधी ऊंचाई 24 रहती है, और वहाँ पर जो लंबाई होती है त्रिक लंबाई वो कितनी होती है 25 होती है, ये बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अगला क्वेश्चन जो आप नोटिस कर रहे हैं 20 नंबर है, और क्वेश्चन क्या कहता है, एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक गोला है और एक अर्धगोला है, उनके आयतन बराबर दे रहा है, तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात बता रहे हैं। एक तो गोला और एक अर्धगोला, तो गोले का आयतन क्या होता है बताइए आपका। अगर हम गोले के आयतन की बात करें, हाँ एक गोले का आयतन है, इस प्रकार से पॉसिबल है, तो अपन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, है ना। तो गोला और पॉसिबल अपन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं, तो नोटिस करेंगे एक गोला तथा अर्ध गोले का आयतन बराबर है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं अपन, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है, ठीक है। तो गोले का आयतन की बात करें अपन, तो गोले का आयतन कितना होता है जानते हो आप, 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी त्रिज्या R1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरे की जो त्रिज्या है आपकी त्रिज्याओं में अनुपात पूछा है, 4/3 की 2/3 हो जाता है इसका आयतन, 2/3 पाई R2 का क्यूब हो जाए, ठीक है। अब इसको सोल्व कर, दोनों के आयतनों में अर्धगोले आयतन बराबर है, अब दोनों के आयतन बराबर है, दोनों के आयतन मैंने बराबर कर दिए, ये लो आयतन बराबर कर दिए, ठीक है। जो जो कट रहे हैं वो काट देते हैं, ये पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा इससे, ठीक है। अब इसको इससे तो घुमा दो, इसको इधर घुमा दो, ये आ जाएगा R1/R2 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 1/2 क्यूब। अब इसका घनमूल निकाल सकते हैं अपन, जब घनमूल निकालेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 का घनमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का घनमूल नहीं निकलेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा घनमूल 2, तो अनुपात क्या आ जाएगा 1 अनुपात घनमूल 2, तो एग्जैक्टली आंसर आएगा आपका 1 अनुपात घनमूल 2, बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अगला क्वेश्चन जो आपका आएगा वो है आपका, यदि x + 1/x का मान दे रखा है 5, तो 2x/3x स्क्वायर मान 5x + 3 का मान क्या होगा। तो भैया जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिले ना आपको, तो x का भाग समीकरण में ऊपर नीचे दे देना, तो x का भाग ऊपर दोगे तो ये 2 रह जाएगा, इसमें देखो 3x हो जाएगा, ये इसमें देखो 5 रह जाएगा, इसमें देखो 3/x हो जाएगा। अब इन दोनों को साथ में लिख दो, इसको अलग लिख दो, ये 2 हो गया आपका, 3 कॉमन ले लो, साथ में लिख रहा हूँ, ये x हो गया, 1 + x हो गया, और माइनस का 5 ये लिख दिया। इसका मान तो आपको दे रखा, बिल्कुल अलजेब्रा का सिंपल सा सवाल है। 3 x + 1/x का मान कितना दे रखा है 5, माइनस हो गया आपका 5, तो ये हो गया 5 3 15, 15 में से 5 गया कितना हो जाएगा आपका 10, तो एग्जैक्टली हो जाएगा आपका 2/10 यानी कि 1/5। तो आपका आंसर होगा आपका 1/5, जो काफ़ी सिंपली और काफ़ी इजीली डिनोट कर दिया आपने क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद एक साथ 2 सवाल आएंगे आपके, और दोनों सवाल करेंगे अपन इस पर, जो ग्राफ आपको दे रखा है उसके ऊपर निर्देश दे रखा है 145 व्यक्ति है टोटल, और आपको दे रखा न्यूनतम आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कौन सा भाग है। न्यूनतम आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कौन सा भाग है। तो न्यूनतम आयु वर्ग है आपका 0 से
अब बात करें 10, इसमें व्यक्तियों की संख्या जो है वो 20 अभी है। हाँ ना, कुल व्यक्तियों का कौन सा भाग है ऐसे पूछा है, तो कुल व्यक्ति 145 अभी है, तो 20 बटा कितना होगा आपका 145, कौन सा भाग है, तो 5 से काटो 4 बार और ये 29 होगा, तो 4 बटा 29वां भाग है। कौन सा भाग है बताओ, 4 बटा 29वां भाग है, तो एग्जैक्टली आंसर आप कर सकते हैं 4 बटा 29। कुल व्यक्तियों की संख्या का 7 बटा 29 किस आयु वर्ग में उपस्थित है, तो देखो कुल व्यक्ति कितने हैं आपके 145, इसका 7 बटा 29 करना है, ये 5 बार कट जाएगा, 7 पंजा 35, 35 कौन से वायु वर्ग में दे रखा है वो अपन चेक कर लेते हैं, वही आपका आंसर है। तो 35 कौन से आयु वर्ग में दे रखा है, देखो 35 दे रखा है आपको 50 से 60 में, तो 50 60 में दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो 50 से 60 आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। ये क्वेश्चन नंबर 23 था आपका। अब आता है आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें 3 - 4 5 2 को मिलाने वाली रेखाओं की ढलान ज्ञात कीजिए। ढलान का मतलब होता है प्रवणता। ढलान क्या होती है आपकी, प्रवणता, और प्रवणता के लिए जो सूत्र होता है वो ये होता है भैया y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये प्रवणता के लिए सूत्र होता है। ठीक है, या x1 का मान ये है, y1 का मान x2 और y2 ये दे रखा है। तो पहले अपन लिखेंगे y2 - y1, तो y2 का मान कितना आपका 2 है, माइनस y1 है आपका -y1, तो -y1 कर दिया। x2 का मान कितना है आपका 5 और -x1 कितना 3, ये ऐसे लिखना पड़ेगा भैया। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 + 4, इधर हो जाएगा आपका 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और 6 में 2 का भाग दिया तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। इस प्रकार से पॉसिबल है, जो आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 3। तो जब भी कभी प्रवणता निकालने की बोले तो प्रवणता ये होती है भी आपकी, प्रवणता बोलो या ढलान बोलो, बात एक ही भी। ठीक है, y2 - y1 बटा x2 - x1, तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। इस प्रकार से 30 नंबर के 20 पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वीडियो के एग्जाम के अंदर। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतर क्लास में रोजाना आपके लिए लेके आते रहे। धन्यवाद।